नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन जो है, आज का जो टॉपिक है उसी टॉपिक को जल्दी से जल्दी हम कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपका जो टॉपिक है वो है आज का, थोड़ा सेट कर दूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैं थोड़ा इसे छोटा कर देता हूँ, सही रहेगा। यहाँ तक हाँ काफ़ी अच्छा है, इससे ज़्यादा बड़ा करने की शायद ज़रूरत नहीं है उतना। ठीक है, अगर नीड हो तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो टॉपिक है आज का आपका मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या फिर संघ। अंतर्राष्ट्रीय संघ की बात हो रही है, नॉट सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, इसके बाद फिर है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। इस समाजवाद और साम्यवाद चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? समाजवाद एवं साम्यवाद, 10th क्लास का ये सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। ठीक है, 10th क्लास का। और ये पेपर ये जो है आपका, ये आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। ये क्या बात कर रहा है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, बेहतर पढ़ना है। कहता है कि समाजवादी आंदोलन इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए, आंदोलन मतलब ये समझिए कि एक विचारधारा को बदल के दूसरी विचारधारा लाने के लिए, एक विचारधारा को बदलकर दूसरी विचारधारा लाने के लिए इतिहास में जितने भी आंदोलन स्वरूप क्रियाएं हुई, व्यवस्थाएं बदलने की जो एक पहल हुई, उसमें ये समाजवादी आंदोलन काफ़ी मुख्य माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ समझे। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव मेंशन करेंगे कब? 1864 में। 1864 में फर्स्ट इंटरनेशनल यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन संघ का निर्माण किया गया, स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कब हुआ था? 1864 में फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया गया था। अब देखिए, इस संघ का निर्माण का श्रेय मतलब डिग्निटी किसको जाता है? आप श्रेय कहेंगे तो ये जाता है कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। ये भी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या बोलिए तो ये भी पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव मेंशन योग्य है। अब देखिए क्या होता है कि अपने उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कर दिया मार्क्स जी ने। ठीक है, देखिए मार्क्स हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स जो हैं, इन्होंने जब उद्घाटन किया प्रथम इंटरनेशनल यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन का जब उद्घाटन किया तो यहाँ पे क्या होता है कि उद्घाटन में थोड़ा बात बोलने का अवसर तो मिलता है ना, बोला जाता है, बातचीत होती है। तो यहाँ पे मार्क्स ने क्या क्या भाषण दिया, क्या दिया? भाषण दिया। अब देखिए इस भाषण में कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने कितनी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मजदूर मुक्त होना चाहते हैं, अगर मजदूर आज़ादी चाहते हैं तो वो खुद प्रयत्न करेंगे तब जाके आज़ादी मिल सकता है, नहीं तो उसको कोई भी आज़ादी नहीं दिला सकता है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि वो अपनी मुक्ति स्वयं ही अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, तब तक मशीनों का सुधार, उद्योग में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता है।
मतलब ये भाषण में और भी कहा कि उत्पादन जो हो रहा है देश में, जो उत्पादित कार्य में मजदूर जुटे रहते थे, उन मजदूरों के जगह पे अब क्या हो रहा है, मशीन लगाए गए। क्या लगाए गए? मशीन लगाए गए। ठीक है, या देखिए मशीनों, ठीक है, मशीनों का उपयोग होने लगा, बड़े पैमाने पे उत्पादन होने लगा। और ये जो मशीनों के द्वारा उत्पादन हो रहा था, ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में, किसके हाथ में? तो जो कंपनी के मालिक होते थे उसके हाथ में होता था, व्यक्तिगत हाथों में होता था, व्यक्तिगत हाथों में होता था। तो मार्क्स ये बात स्पष्ट कर दिए कि जब तक क्या है, उत्पादन के साधनों पे व्यक्तिगत स्वामित्व है, व्यक्तिगत स्वामित्व रहेगा, जब तक उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार रहेगा, तब तक मशीन में सुधार हो जाए, उद्योग में विज्ञान का प्रयोग हो जाए, या उत्पादन में कला का उपयोग किया जाए, उत्पादन में कला का उपयोग किया जाए, इन सब से मजदूरों की स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। सुधार होगा तो केवल व्यक्तिगत स्वामित्व जिसके पास है उसके स्थिति में। ठीक है, ये बात भाषण के टाइम में मार्क्स जी कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है कि इसीलिए उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, पूंजीवादी का विनाश होना चाहिए। इस सम्मेलन में नारा भी बुलंद किए गए और वो नारा क्या था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अधिकार के बिना जो है कर्तव्य नहीं है, नहीं करूँगा जब तक अधिकार नहीं दिया जाएगा श्रमिकों को, तब तक कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई कर्तव्य निभाना नहीं है। और जब तक कर्तव्य हम निभा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, अधिकार मिलना चाहिए। तो वही है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो स्लोगन था वो क्या था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यह नारा किसने दिया था, ये बात इम्पोर्टेंट है, मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? यह नारा देने वाले व्यक्ति का नाम था मार्क्स। ठीक है, ये कब दिया गया था नारा, तो ये भी याद रखेंगे 1864 में। ये जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1864 में। किसने किया था, तो ये भी याद रखेंगे, मार्क्स ने किया था। ठीक है, इस सम्मेलन में किस व्यवस्था पे ज्यादा जोर दिया गया, तो समाजवादी, समाजवादी व्यवस्था पे जोर दिया गया। यह संघ किसके विरुद्ध था, विरुद्ध में था, विरुद्ध में था, तो किसके विरुद्ध में था, ये भी याद रखेंगे, यह किसके विरुद्ध में था, तो ये था किसके विरुद्ध में, पूंजीवादी, किसके विरुद्ध में, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में यह संस्था का निर्माण किया गया था। यहाँ से ये बात आप याद रखेंगे। और इसमें किसको मोटिवेट करने का कोशिश किया गया, मजदूरों को। किसको? मजदूरों को मोटिवेट करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, यहाँ हमें उम्मीद है कि आप बेहतर समझे होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, चलिए ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को समझ लेना। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगले क्लास करेंगे, यहाँ तक है। उसके बाद फिर हम आगे बोल्शेविक क्रांति को भी देखेंगे, लेकिन बोल्शेविक क्रांति जो है प्यारे बच्चों वो नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। किस क्लास में देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में देखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ है, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो होता है स्थापना, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना भी होता है। विभिन्न देशों के समाजवादी दल जो थे, कई देशों में समाजवादी दल अब बन चुके थे। अलग अलग देशों के समाजवादी दलों ने एकजुट होकर के एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की तरह सूत्रबद्ध होकर के कार्य करना शुरू कर देंगे। ठीक है,
तो यही कहता है कि विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाजवाद के तेजी से फैलने का घोतक था। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। सबसे पहले आप समझिए स्थापना कब होता है, 14 जुलाई, कब 14 जुलाई 1889 को स्थापना होता है। ठीक है, इसमें कितने देश भाग लिए थे, तो याद रखेंगे इसमें टोटल कितने देशों ने भाग लिया था, 20 देशों ने भाग लिया था। कितने सदस्य भाग लिए थे, तो टोटल 400 सदस्य भाग लिए थे। कितने सदस्य भाग लिए थे, 400 सदस्य भाग लिए थे इसमें। ठीक है, इसमें जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे वो किस विचारधारा के व्यक्ति थे, तो कहेंगे मार्क्सवादी। किस वादी, कौन सी वादी, मार्क्सवादी समाजवादी। ठीक है, मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा के वो घोतक थे। और सबसे मुख्य यह निर्णय लिया गया कि 1 मई, कितना तारीख याद रखेंगे, 1 मई का जो दिन होगा, 1 मई, ये दिन मनाए जाएंगे प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस के रूप में। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए विशेष इम्पोर्टेंट है कि मजदूर दिवस कब से मनाना शुरू हुआ, तो मजदूर दिवस मनाना शुरू होता है आपका 1889 में। पहली बार 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया 1889। कब मनाया जाता है, 1889 को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आप बेहतर समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष क्या होगा कि 1 मई को जो होगा वो मजदूर वर्ग की दिवस, मतलब मजदूर दिवस के रूप में मनाए जाने का यह बात मान लिया गया। अब देखिए मजदूरों के लिए 8 घंटे कार्य दिवस की मांग किया गया कि मतलब अब जो है मजदूर कितना घंटा काम करेंगे, 8 घंटा ही काम करेंगे। ये नियम अभी भी है। आपसे कोई भी जबरन 12 घंटा काम नहीं ले सकता है, जबरदस्ती 12 घंटा काम नहीं करवा सकता है। आपका अधिकार है कि आप उसे कहें कि मेरा काम केवल 8 घंटा तक का है। कितना बड़ा फैक्ट्री हो, कोई सरकारी कार्य हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं तो केवल 8 घंटा ही काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो 8 घंटा कार्य प्रत्येक दिवस करेंगे। प्रत्येक दिन 8 घंटे का कार्य समय निश्चित कर दिया गया। ठीक है, तय किया गया। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय कहाँ पे बनाया गया, ब्रुसेल्स में। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कौन सा, सेकेंड जो था अंतर्राष्ट्रीय संघ जो था, सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है, इसकी स्थापना कहाँ से होती है ये भी याद रखेंगे, पेरिस में। कहाँ पे होती है, पेरिस में। और इसका सचिवालय कहाँ पे बनाया गया, इसका सचिवालय याद रखेंगे ब्रुसेल्स में। कहाँ पे बनाया गया प्यारे बच्चों, ब्रुसेल्स में इसका जो है सचिवालय बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 1 मई, कब 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल किया, प्रदर्शन किया। तब से 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस के रूप में मनाए जाने लगे। यह निर्णय कब लिया गया था, 1889 में लिया गया था। अगले साल ही आपको 1890 में मजदूरों ने क्या कर दिया, मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। क्या कर दिया,
हड़ताल कर दिया और हड़ताल के बाद से प्रत्येक वर्ष 1 मई को पूरे विश्व में संपूर्ण विश्व में क्या होता है, मजदूर दिवस मनाने की बात स्वीकार की जाती है। मजदूर दिवस मनाने की बात स्वीकार की जाती है और मनाना शुरू भी हो जाता है। ठीक है, तब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे क्या होता है, संसार में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखो प्यारे बच्चों, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा सभी राष्ट्रों की बुनियादी समानता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता, उनके अधिकार पर जोर। मतलब आप ये चीज़ समझिए कि ये जो आपका सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ था, ये जो बना था, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि सैन्यवाद एवं युद्ध। सेना है तो क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। जहाँ भी सैन्यवाद है, युद्ध वहाँ पे बराबर चलता रहेगा। तो युद्ध के विरुद्ध क्या करना है, आंदोलन होना चाहिए। मतलब युद्ध नहीं करना है, फालतू का युद्ध नहीं करना है। इसमें जान माल की बहुत ज़्यादा क्षति होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्बादी होता है। तो युद्ध नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तथा सभी राष्ट्रों की बुनियादी समानता। अभी सभी देशों में जो व्यक्ति रह रहे, मजदूर, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी आपस में समान रूप से रहेंगे। सब एक दूसरे के सामने क्या है, समान है। समानता पे जोर दिया गया। युद्ध सैन्यवाद को खत्म करने की बात कही गई, समानता लागू करने की बात की गई, स्वतंत्रता को लागू करने की बात की गई। ठीक है, इन अधिकारों पे ज्यादा जोर दिया गया। किसमें, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में। जरा आगे बढ़े हम मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, इस प्रकार समाजवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत आधार मिलने पर श्रमिकों में विश्वास एवं इस आशा का संचार हुआ कि इतिहास उसकी तरफ है तथा भविष्य एक ऐसा संसार का निर्माण होना है, भविष्य में एक ऐसा संसार बनेगा जो शोषण और उत्पीड़न से मुक्त रहेगा, मुक्त होगा। मतलब कि अब समाजवादी आंदोलन काफ़ी बढ़ चुका है, जिसके कारण पूरे विश्व में इसको एक मजबूत समर्थन मिलने लगा है, मजबूत आधार मिल गया है, जो श्रमिकों के पक्ष में था और श्रमिकों के मन में अब आत्मविश्वास आने लगा है। उसके अंदर यह आशा, उम्मीद भरने लगा है कि अब जो है मेरा भविष्य बेहतर होगा। अब मेरा भविष्य क्या होगा, बेहतर होगा। हम इतने दिनों से जो दबे कुचले थे, अब हम उस व्यवस्था को पार करके आगे बढ़ेंगे और हम भी समाज के मुख्य धारा के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो मजदूरों का उत्साह काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाता है इस सम्मेलन के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे का जो टॉपिक है ये है 1917 की बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, 1917 की बोल्शेविक क्रांति को हम अगले क्लास में करेंगे। आज का क्लास बस यहीं तक। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।